हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मयूर संतोष दर्वी स्मार्ट क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। फिजिक्स का सेशन आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और फिजिक्स का ये सेशन होगा। आज का ये लेक्चर फिजिक्स के लेसन पर डिपेंड होगा। चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स पार्ट नंबर 1। मेरे चैनल का नाम स्मार्ट क्लास। कीप सपोर्ट मी ऑलवेज। आप को कोई भी डाउट हो जाए तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और आई विल गिव यू आंसर डेफिनेटली। ओके, तो चलो बढ़ते हैं अब हमारे मेन कंटेंट की ओर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का ऐसा अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने नाम लिख कर रखा है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो मैं आज के इस सेशन के थ्रू आपको इस आगे वाले जो भी कुछ भी वीडियो दूंगा वो सभी प्रीवियस ईयर के जो रिलेटेड पोर्शन थे उसके साथ मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मतलब विद प्रीवियस ईयर रिलेटेड पोर्शन, मतलब जो 2021, 2020 और 2021 के लिए जो भी रिलेटेड पोर्शन था, जिन बच्चों के लिए रिलेटेड पोर्शन था, वो भी मैं इस चैनल के थ्रू आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज ये चैनल शेयर करो और बढ़ते हैं हमारे मेन कंटेंट की ओर। यहाँ पर रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स मतलब जो ऑब्जेक्ट ऐसा रोटेट हो रहा हो। ओके, फर्स्टली रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का मीनिंग समझ कर लो। रोटेशनल डायनामिक्स मतलब जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है। ओके, और जो डायनामिक्स मतलब इन मोशन। डायनामिक्स मतलब इन मोशन। ओके, ऐसा होता है। ओके, मतलब जो ऑब्जेक्ट इन मोशन में रोटेट कर रहा होता है उसे कहते हैं रोटेशनल डायनामिक्स। क्लियर? अच्छी तरीके से क्लियर हुआ क्या? अब बढ़ते हैं रोटेशनल मोशन। अब हमारे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, रोटेशनल मोशन। एग्जैक्टली रोटेशनल मोशन होता क्या है? रोटेशनल मोशन होता क्या है? तो अब देखते हैं यहाँ पे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर axis is always along with the object. That axis is known as axis of rotation and this process is known as rotational motion. आपको कुछ भी समझ में आया नहीं होगा, लेकिन डोंट वरी, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? अ रिजिड बॉडी इज मूविंग अलोंग अ कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो समझ लो, रिजिड बॉडी मतलब एक समझ लो ऐसा भिंगरी लो, भिंगरी टाइप जो होता है ना, ऐसा भिंगरी, हाँ ऐसा होता है ना। बचपन में आपने खेला होगा, अभी भी कुछ बच्चे खेलते हैं। ओके, इसको जैसे हम हाथ में ऐसे घुमा देंगे तो हम उसको छोड़ देते हैं एयर में, तो ऐसे उड़ते जाएगी और फिर से वापस से जमीन पर आ जाएगी। ओके, फिर से वापस से जमीन पर आ जाएगी। ये जो होता है ना, ये डंडे जैसा, मतलब स्टिक जो होती है ना, इसकी स्टिक, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो पूरा है ना, ये बॉडी होती है उसकी, ऑब्जेक्ट की वो बॉडी होती है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या बोला है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन वेयर जिधर क्या होती है, एक्सिस जो होती है ना, वो ऑलवेज अलोंग विथ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो एक्सिस होती है ना, ये एक्सिस है, वो क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट के अलोंग होती है, ऑब्जेक्ट के बगल में ही होती है, मतलब ऑब्जेक्ट के अलोंग एक्सिस उसका होती है उसके। तो मैंने यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मोशन जिधर क्या होता है, एक्सिस जो होती है इज ऑलवेज अलोंग विथ द ऑब्जेक्ट। जो एक्सिस होती है ना, वो ऑलवेज अलोंग होती है विथ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अलोंग ही उसका एक्सिस होता है, और दैट एक्सिस, और उसी एक्सिस को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो पूरा मैंने प्रोसेस यहाँ पे बताया एग्जाम्पल के थ्रू, इसको ही कहते हैं रोटेशनल मोशन। क्लियर? कितना सिंपल है, बहुत ही बच्चों जैसा खेल है। यहाँ पर सिर्फ आपको चांसेस है आने के रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल, आपको ये पूरा लिख देने का है। 2 मार्क आपके आसानी से फिक्स, समझ लो। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। अब देखो यहाँ पे जो कैन यू रिकॉल में जो क्वेश्चन दिए है ना, कैन यू रिकॉल बुक में स्टार्टिंग में ही है कैन यू रिकॉल, उसके सब मैंने यहाँ पे आंसर लिखे, ये पहला, ये दूसरा, ऐसा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्टली मैंने उसका कंसेप्ट यहाँ पे बताया है। ओके, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। पहले तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है अच्छी तरीके से समझ कर लो। ऑल द पार्टिकल्स आर कंसंट्रेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। समझ में आया क्या? तो
डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ। बुक और नोटबुक रोटेट ऑन अ सिंगल फिंगर। समझ में आया होगा, किन किन बच्चों को समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पे रोटेट ऑन अ सिंगल फिंगर मतलब सिंगल फिंगर। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या बोला है, मतलब यहाँ पर क्या बोला है, एक समझ लो ऐसा एक सर्कल। यहाँ पे सर्कल मतलब एक पार्टिकल, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, पार्टिकल से बनता है। ओके, एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल से बनता है, तो यहाँ पर मैंने और जगह पर पार्टिकल लिखा, और सभी ऑब्जेक्ट का एक अपना अपना एक सेंटर होता है, तो ये मैंने सेंटर सी से डिनोट किया। ओके, तो ये पार्टिकल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ऑल पार्टिकल जहां पर भी पार्टिकल है वो कॉन्सेंट्रेट होके सेंटर की ओर कॉन्सेंट्रेट होके ऑल पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पे ये भी पार्टिकल, ये भी मतलब करोड़ मिलियन या ऐसे यहाँ पे पार्टिकल होंगे, तो ऑल पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होंगे टुवर्ड्स द सेंटर। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि देखो, ऑल द पार्टिकल्स आर कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का क्या है, सेंटर। मैंने सी से नोट किया, पहले ही मैंने बोला है, तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। कितना चिल्ली सा कंसेप्ट है, चिल्ली फिल्ली सभी कंसेप्ट है। ओके, तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम उसको हार्ड करके लेते हैं, डर जाते हैं हम उसके देखकर, डेरिवेशन को देखकर। तो डोंट वरी, मैं हूं तो सब है, सिर्फ मेरे साथ तुम बने रहो, मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ। ओके, तो यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें का मतलब जो कैन यू रिकॉल में जो 3 या 4 क्वेश्चन दिए है, तो उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है और बाकी कुछ नहीं करना ये। और इसका जो प्रूफ है वो तुम्हें चाहिए होगा, तो 9th क्लास में जाओ, 9th क्लास की बुक उठाओ, साइंस पार्ट 1 की, और पहला ही लेसन उठाओ, तो आपको फर्स्ट लेसन उठाओ, तो आपको ये सारे जो इक्वेशन से प्रूफ के साथ मिल जाएंगे। ओके, तो अब 12th के लिए वो तो इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि कैन यू रिकॉल मतलब आपने ऑलरेडी ये स्टडी किया है, ये सिर्फ हमारी रिवीजन हो रही है यहाँ पे। ओके, ये सिर्फ हमारी रिवीजन हो रही है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान में रखना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये 1/2 इसका है, सेकेंड इक्वेशन का है। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सिर्फ हमको ध्यान में रखना है अपने एडिशनल नॉलेज के लिए। एडिशनल जो नॉलेज होता है ना, नॉलेज, इसके लिए हमको ये ध्यान में रखना है सिर्फ। ओके, इसका कोई काम तो नहीं है वैसा, लेकिन ध्यान में रखो क्या जाता है यार। ओके, तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स। ये भी एक कैन यू रिकॉल में का ही क्वेश्चन है आई थिंक। ओके, तो यहाँ पे रियल फोर्स क्या होता है और सूडो फोर्स एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू फोर्स की यहाँ पे कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है, तो समझ लो। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ए टाइप एक ऑब्जेक्ट है और बी टाइप एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ए और ए बी आर द टू ऑब्जेक्ट, ऐसा समझ लो। सपोज ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ना, वो पूरा इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड है। ओके, आप जितना ज्यादा हमारी इमेजिनेशन पावर जितना मतलब स्ट्रांग होगी, उतना हमको फिजिक्स आसान जाएगा। तो अपनी इमेजिनेशन जो पावर है उसको स्ट्रांग बनाओ। ओके, और आपको फिजिक्स के हर सम आसान तरीके से समझ में आएंगे, और नहीं भी समझे तो मेरे ये वीडियो देखो, 100% गारंटी के साथ आपको समझ में आएंगे। तो चलो, अब यहाँ पे रियल फोर्स का मतलब क्या होता है। रियल फोर्स मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज द रियल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले ही बताया ए और बी ये दो ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बोथ ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं हम रियल फोर्स। जो फोर्स इन दोनों में लगा है, दोनों फोर्स के बीच में का अट्रैक्शन जो होता है उसको कहते हैं रियल फोर्स। किधर भी बुक में नहीं दिया। ओके, तो ऐसा ही उसका कंसेप्ट है। ओके, तो सूडो फोर्स मतलब सूडो, यहाँ पे पी ए साइलेंट वर्ड है। ओके, सूडो फोर्स। ओके, तो इसका कंसेप्ट क्या है, तो समझ लो एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और यहाँ पे अनबैलेंस एक्सटर्नल यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, मतलब जब अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा, तब उसको हम कहेंगे, उस फोर्स को हम कहेंगे सूडो फोर्स। और ये फोर्स होता है फॉल्स होता है, मतलब फॉल्स फोर्स होता है, इसको ऐसा भी कहा जाता है। और रियल फोर्स ट्रू फोर्स, और इसको फॉल्स फोर्स ऐसा कहा जाता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो चलो अब बढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो इसके पहले तो ये ध्यान में रखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ये नोट डाउन करके रखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंड होता है वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी डिपेंड होती है एक्सीलरेशन पर। ओके, ये डिपेंडेंसी है, ऑल ये डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, आपको बहुत ही काम आ जाएगी सम सॉल्व करते करते और फॉर्मूले बनाते बनाते। ओके, तो यहाँ पर ये नोट डाउन करके रखो, स्क्रीनशॉट लो पहला। ओके, लिया तो मैं कर देता हूँ रफ, पूरा पोर्शन में कर देता हूँ रफ, वेट। ओके, डिपेंडेंसी आपने तो नोट डाउन करके रखा होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे मेन कंटेंट की ओर। यहाँ पे मेन कंटेंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मेन कंटेंट यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस। ओके, तो ये रियल फोर्स, सूडो फोर्स आपको समझ में आया होगा। ओके, तो मतलब दो फोर्स के बीच में का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको कहते हैं रियल फोर्स, उस फोर्स को कहते हैं रियल फोर्स। और जो सूडो फोर्स होता है वो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, तब वो उस फोर्स को हम कहते हैं सूडो फोर्स। ये होता है फॉल्स फोर्स और ये होता है ट्रू फोर्स। ओके, तो अब डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिनोट होता है थीटा से। आपको ये कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं, मैंने कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे की नहीं है। ओके, अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने लिख कर रखे हैं। ओके, यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय डी और यस, डी और यस से ये डिनोट होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब यहाँ पर एंगल की यहाँ पे मैंने स्पेलिंग जरा मिस्टेक हो चुकी है, सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पे मैंने क्या बताया, डिनोटेड बाय थीटा और डिनोटेड बाय डी और यस, ये दो नोटेशन है। इसके ये एक नोटेशन, सिंगल नोटेशन थीटा। ओके, ऐसा हम लिखते हैं थीटा को। ओके, तो एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन सर्कुलर पैथ, और यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला है, एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन द सर्कुलर पैथ। एक ऑब्जेक्ट एक एंगल से जब मूव हो रहा होता है ना, जब मूव होता है ना, तो उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक एंगल से एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है, मतलब मूव होता है, उसको कहते हैं सर्कुलर पैथ में जब मूव होता है उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे समझ लो, तो समझ लो एक सर्कुलर पैथ है, ऐसा मैंने यहाँ पे क्या बोला है, सर्कुलर पैथ बोला है, तो मैंने एक सर्कुलर पैथ बना दिया। यहाँ पर क्या है, सपोज ये मैं हूँ। ओके, सपोज करना है, समझना है हमको, इमेजिन करना है। सपोज ये मैं हूँ मयूर। ओके, और यहाँ पर मेरे फ्रेंड के पास यहाँ पर मुझे जाना है, यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है दीप। ओके, समझ लो ऐसा दीप, तो उसके पास मुझे जाना है। ओके, तो उसके पास मुझे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, जाना है मतलब बी, मतलब ये दीप, यहाँ पे दीप का यहाँ पे घर है। ओके, तो मुझे यहाँ पर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे सर्कुलर पैथ में ट्रैवल करके ऐसा जाऊंगा। ओके, ऐसा जाऊंगा मैं इसके पास। तो हर एक ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक चीज का उसका अपना अपना एक सेंटर होता है। तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, हर एक चीज का अपना अपना एक सेंटर होता है। तो मैंने यहाँ पर ये लाइन किया, ऐसा ड्रॉ किया, तो ऐसा इधर क्या बना, एक एंगल बना, तो मैंने यहाँ पे थीटा से डिनोट किया। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन था, और ये मेरा था फाइनल पोजीशन, ये मेरा था फाइनल पोजीशन। ओके, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैं हूँ, मुझे दीप के पास जाना है, मेरा एक फ्रेंड है उसके पास मुझे जाना है, स्टडी का कोई काम है, सपोज ऐसा मान लो। तो मैं कैसे जाऊंगा, इस सर्कुलर पैथ को ऐसा अलॉन्ग इस सर्कुलर पैथ के मैं उसके घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हर एक चीज का अपना अपना एक सेंटर होता है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर सी से डिनोट किया, और यहाँ पे उस जॉइन, मतलब ये मेरा जो स्टैंडिंग पॉइंट था उसको और इसके घर के जो पॉइंट है उसको मैंने दोनों को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे बीच में एक एंगल बना, और इसी एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? और ये एंगल किससे डिनोट करता है, थीटा से डिनोट होता है, तो मैंने यहाँ पे थीटा से इसको डिनोट किया। ओके, तो मैंने क्या बताया, एंगल थ्रू विच, एक एंगल से, मतलब ये एंगल तो हमारा बना, एक एंगल से, एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव, ये समझ लो मैं एक ऑब्जेक्ट, ऐसा समझ लो एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है इन सर्कुलर पैथ, ये सर्कुलर पैथ है, उसके अलॉन्ग ही मैं गया ना उसके पास, दीप के पास मैं उसके अलॉन्ग ही गया ना। तो
ऐसा ही ये कंसेप्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ओके, तो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन और डिग्री। रेडियन और डिग्री दोनों से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, रेडियन और डिग्री। ओके, और यहाँ पे और है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सभी कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ पे फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक हमें जाना था, तो मैं एक एंगल के थ्रू गया और उसी को एंगल को कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो चलो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब इट इज डिनोटेड बाय डी, और ये से मैं डिनोट करता हूँ, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो अब समझ लो, ये मैं हूँ ए और ये मेरा फ्रेंड दीप। ओके, समझ लो, ऐसा मान लो। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का रूल मुझे फॉलो करना है। डिस्प्लेसमेंट का रूल मुझे फॉलो करना है। उसके भी पहले डिस्टेंस का क्या रूल होता है वो पहले तो समझ लो। डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम पाथ एक कीवर्ड है, समझ कर लो, आपको दिमाग में फिट करके लो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम पाथ मतलब यहाँ पे ए से बी तक जाना है। मतलब ये मेरा नाम है मयूर और मुझे जाना है दीप के घर स्टडी का कोई काम लेने के लिए। ओके, तो उसको पबजी बहुत अच्छी लगती है। ओके, उसको पबजी बहुत अच्छी लगती है खेलने के लिए, पबजी। ओके, तो यहाँ पे मुझे उसके घर जाना है और मैं कंसेप्ट कौन सा बता रहा हूँ, अब डिस्टेंस का कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो मैं मैक्सिमम पाथ मैंने बोला है ना, मैक्सिमम पाथ मैंने बोला है, तो मैं ए से मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट किया, तो ऐसे 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 गाँव घूमकर मैं उसके घर ऐसे ऐसे पहुंच गया। मतलब पूरा गांव घूमकर मैंने ऐसा मतलब उसके घर में पहुंच गया। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, सिंपली मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया। और जो डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही बच्चों का खेल है सारा है। ओके, आपको सिर्फ डरना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। ओके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मिनिमम डिस्टेंस मतलब डायरेक्टली शॉर्टकट लेके उसके घर पहुंच गए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। मतलब एग्जैक्टली मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो उसका यूनिट होता है मीटर। मीटर हम डिनोट करते हैं एम से डिनोट करते हैं। ओके, तो आपको आई होप सारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे मैंने क्या बताया है, यहाँ पे अब डिफरेंस किसका लिया है, एंगुलर वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी का। ओके, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच में एग्जैक्टली कौन सा डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। तो डिनोटेड बाय ओमेगा, जो एंगुलर वेलोसिटी है डिनोट कैसे करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा। ओके, ओमेगा डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, मतलब कैपिटल नहीं स्मॉल। ओके, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, वो डिनोट किससे किया, थीटा से डिनोट किया। एंगुलर वेलोसिटी डिनोट किससे किया, ओमेगा से डिनोट किया। वेलोसिटी किससे डिनोट करेंगे हम, v से डिनोट करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन एंगल। एंगल की स्पेलिंग जरा रॉन्ग हुई है, सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में नहीं आया होगा तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप मैं कंसेप्ट के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूँ ये। ओके, समझ लो एक ऐसा एक पैथ है, ऐसा समझ लो। ओके, ऐसा एक पैथ है, सर्कुलर पैथ है। मैंने क्या बताया पिछले कंसेप्ट में, मैंने क्या बताया है, यहाँ तक मैं यहाँ ए से मैं स्टार्ट किया और बी तक मेरा डिस्टेंस था वो कवर हो चुका था। ओके, अब मुझे यहाँ पे एक एंगल बना था, पिछले वाला कंसेप्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पर मेरा एक एंगल हो गया था। लेकिन अब एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एंगल। मतलब पोजीशन, एंगल का जो पोजीशन होता है वो चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एंगल, एंगुलर वेलोसिटी के कंसेप्ट में जो एंगल का जो पोजीशन होता है वो चेंज होता है। ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एंगल का पोजीशन होता है वो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कैसे, अब देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तक का मेरा जो एंगल था वो थीटा था पहले, लेकिन मुझे यहाँ इसको भी लेकर यहाँ पे मैं तो दीप के पास गया, लेकिन दीप को लेकर मुझे अनदर फ्रेंड के पास मुझे जाना है, प्रिंस के पास मुझे जाना है। समझ लो मेरा अनदर एक फ्रेंड है सी, प्रिंस, उसके पास मुझे जाना है। ओके,
तो मैं इसके पास गया और मुझे उसको लेकर प्रिंस के पास जाना है कुछ नोट्स लेने के लिए, समझ लो ऐसा। और यहाँ पे फिर से इसका भी एक पॉइंट हो गया, तो वो मैंने लाइन किया ड्रॉ, तो ये पूरा हमारा ये बड़ा एंगल बना, तो उसको हम कहेंगे ओमेगा। समझ में आया क्या? एंगल यहाँ था तो एंगल उसका चेंज हुआ ना, तो यही कंसेप्ट को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओके, और एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने अब क्या बताया, हमने इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ, कैसा मतलब मैंने निकाला फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज, जहां पर भी चेंज ये वर्ड आ जाए ना, चेंज ये वर्ड आ जाए, तो डी हमको लगा देने का। डी मतलब नॉर्मल चेंज ऑकर इन दैट कंडीशन। जो कौन सी भी कंडीशन हो जाए तो उसमें जब डी आ जाता है ना, तब उसमें जो चेंज ये वर्ड आ ही जाता है, समझ लो। तो यहाँ पर चेंज आया है, तो मेरे पहले तो हमको किसका मतलब फॉर्मूला निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी डिनोट करते हैं ओमेगा से, तो मैंने ओमेगा लिखा। और यहाँ पे चेंज लिखा है, यहाँ पे चेंज वर्ड आया है, तो चेंज के लिए मैंने डी लिखा। चेंज द पोजीशन ऑफ एन एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले ही मैंने डिपेंडेंसी में क्या बताया था, डिपेंडेंसी मैंने जो बताया है ना, कहाँ पे बताया था, रब किया ऐसा लग रहा है मुझे, मैंने वो रब नहीं रब किया मैंने। ओके, तो डिपेंडेंसी में मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड होता है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी डिपेंड होता है एक्सेलरेशन पे। और जब डिस्प्लेसमेंट हमको जब वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ती है तब डिस्प्लेसमेंट हमें यूज करना चाहिए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी पड़ती है तब वेलोसिटी हमें यूज करना चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताया, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी जब मतलब बोला जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, और जब एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जाए तो हम वेलोसिटी यूज करेंगे। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, वेलोसिटी, तो हम एक्सेलरेशन यूज करेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन किससे डिपेंड कर, एक्सेलरेशन नहीं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम किससे डिनोट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो मैंने यहाँ पे लिखा थीटा। ओके, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर बोला है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब ये वर्ड आ जाए तो हमें डिनोमिनेटर में ऐसा टी लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, डिनोमिनेटर में टी लिखा। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ओके, तो ये तो हमको उसको ही समझ कर लेनी है। ओके, यहाँ पे ऐसा जो आता है इसका हम एक्सपांड किया, डी थीटा का मैंने एक्सपांड किया ऐसा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में टी था वैसा का वैसा ही। अब यहाँ पे डी थीटा मैंने लगाया ना, तो थीटा का जो मतलब यूनिट क्या होता है, थीटा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, थीटा का यूनिट देखो यहाँ पे, थीटा का जो यूनिट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट रेडियन और डिग्री, रेडियन या फिर डिग्री। ओके, तो यहाँ पर उसका मैं यूनिट लिख देता हूँ रेडियन, यहाँ पे मैंने लिख दिया रेडियन। ओके, और डिनोमिनेटर में टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो उसका फाइनल यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने लिखा रेडियन पर सेकेंड। कैसा आया, आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर इसका भी कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने तुम्हें बोला है, जब वेलोसिटी निकालना पड़ती है तब हम डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, जब एक्सेलरेशन निकालना हमें बोला जाता है तब हम वेलोसिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालना बोला है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट यूज किया, और पर यूनिट टाइम मतलब अपॉन में ऐसा टी लिख देने का। और डिस्प्लेसमेंट बोला है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डी बाई टी। ओके, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो आंसर में क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, मीटर पर सेकेंड लिखा है। चलो, तो आप ये समझ में आया होगा आपको। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। अब हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर मैंने क्या बताया, हम ऑलरेडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस और एंगुलर एक्सेलरेशन का अब डिफरेंस देखेंगे। और ऑलरेडी दो हमने डिफरेंस बिटवीन हमने देखे हैं, तो आप आई होप तुमको वो सारी कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। एग्जैक्टली एंगुलर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, एग्जैक्टली। ओके, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो डिनोट होता है अल्फा से, और सिर्फ एक्सेलरेशन होता है वो स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ पे उसका डेफिनेशन देखो,
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे क्या बताया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, पहले तो इसका कंसेप्ट समझ कर लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बोला है तो वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, v से, तो मैंने v लिखा। पर यूनिट टाइम बोला मतलब डिनोमिनेटर में t लिखा। ओके, पर यूनिट टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा जब वर्ड आ जाएगा तब डिनोमिनेटर में मतलब ऐसा अपॉन में t लिख देने का हमको। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा अपॉन में t। अब इसका देखो, अब यहाँ पे वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पे मैंने मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट लिखा, और उसके डिनोमिनेटर में भी टी है, तो उसका टी का फिर से हमने यूनिट लिखा यहाँ पे यस, मतलब सेकेंड। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, मैंने इसको सिर्फ इसका रिप्रेजेंट किया, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। ओके, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे यस मतलब सेकेंड ना, यस मतलब सेकेंड, और इसके भी नीचे कुछ नहीं ना, तो यहाँ पे 1 लिख देगा। इसके भी नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1। ओके, 1 लिखा। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे m/s, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जब करना होता है तो जो 1 होता है ना वो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाता है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा। ओके, तो अब इसका फाइनल आंसर m का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो m, और s से मल्टीप्लिकेशन किया तो s², तो आएगा मतलब आया क्या, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो आया क्या यहाँ पे सेम आंसर, ऑफ कोर्स वो आएगा ही। ओके, आपने सिर्फ ध्यान लगा कर किया होगा तब। अब ये कंसेप्ट हमारा हो गया क्लियर एक्सीलरेशन का। अब देखते हैं यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन का कंसेप्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मैंने ऑलरेडी तुमको बताया है डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिपेंड अपॉन एक्सीलरेशन। जब एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें पूछती है तब हमको वेलोसिटी यूज करना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या बताया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, चेंज वर्ड आया है तो मैंने क्या बताया, हमको पहले तो क्या निकालना है, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा, मैं यहाँ पे पहले तो अल्फा लिख देता हूँ। ओके, तो अब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का चेंज मतलब डी मतलब चेंज हमारा होता है। ओके, और एक्सेलरेशन डी मतलब डिस्प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जब चेंज वर्ड आता है तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड क्या लिखा है, यहाँ पे डी आता है। ओके, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हमको उसका चेंज निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी का हमको चेंज निकालना है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, तो हमने लिखा ओमेगा डी ओमेगा, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और पर यूनिट टाइम ऐसा जब वर्ड आ जाए तो हमको डिनोमिनेटर में टी लिख देने का है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टी। ओके, तो फाइनली हमको क्या कर देने का है, यहाँ पे मैंने पिछले वाले जो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट था उसमें क्या बताया, एक्सेलरेशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट, बार बार यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे थीटा था ना, थीटा था तो यहाँ पे मैंने थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल ऐसा लिखा था। लेकिन अब यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल ऐसा लिखना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में टी है वो जैसा था वैसा ही। अब देखो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे आई है, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे आई है, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो हमने यूनिट क्या लिखा था, चलो पिछले स्लाइड में चलो, एंगुलर वेलोसिटी का हमने यूनिट क्या लिखा था, यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड लिखा था। ओके, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं रेडियन पर सेकेंड, और बीच में उसके डिनोमिनेटर में क्या है, सेकेंड, टाइम है तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ओके, तो मैंने ऐसा लिखा। अब इसका ये कंसेप्ट मैंने जैसा बताया था तो वैसा ही हमको ये सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो मुझे यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस नहीं तो मैं कर देता हूँ रब, ये कर देता हूँ मैं रब। ओके, तो अब यहाँ पे रेडियन अपॉन सेकेंड को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसे शो करने का एक तरीका होता है, मैं वैसा लिख देता हूँ अपॉन सेकेंड। इसके बीच में कोई नहीं, मतलब इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं तो 1। ओके, अब इसके बाद रेडियन अपॉन सेकेंड, और ये डिनोमिनेटर का हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। अब ऐसा हो गया। ओके, रेडियन का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो रेडियन, और सेकेंड से सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन किया तो सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर ये आंसर क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा था वही यहाँ पर लिखा है क्या,
यस ऑफकोर्स मैंने यहाँ पर वही लिखा है। तो ऑफकोर्स तुम्हें समझ में आया होगा सारा कंसेप्ट। सिर्फ यहाँ पे मैंने जो डिपेंडेंसी बताई है ना, डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू बोले तो हम वेलोसिटी यूज करनी चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू जब बोले तो डिस्प्लेसमेंट यूज करना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। ऐसा हमको समझ में आना चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अब सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट, खिल्ली पिल्ली कंसेप्ट, बहुत ही आसान कंसेप्ट इस टॉपिक का। एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन क्या है पढ़ लो, आपको समझ में आएगा, लेकिन मेरा बताना काम है तो मैं बता देता हूँ। मूवमेंट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विथ सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कुलर मोशन। मूवमेंट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन और मूवमेंट अलोंग विथ सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कुलर मोशन। समझ लो एक ऐसा सर्कुलर पैथ मैंने यहाँ पे बनाया, ऐसा सर्कुलर मैंने पैथ बनाया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे क्या बताया है, मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अलोंग सर्क्यूम्फरेंस। इस सर्क्यूम्फरेंस के अलोंग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। सिंपल कंसेप्ट है यार, सिंपल, एकदम सिंपल। और फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, वो ऑर्बिट के थ्रू ऐसे रिवॉल्व होती है। ओके, ऑर्बिट से ही वो रिवॉल्व होती है, ऑर्बिट के बाहर जाती नहीं। ओके, उनका एक डिसिप्लिन रूल होता है जो हमारे में नहीं है। डिसिप्लिन, ओके, डिसिप्लिन रूल होता है, वो हमारे में नहीं है, तो हमको वो अपनाना चाहिए डिसिप्लिन रूल। ओके, तो अब देखो सर्कुलर मोशन यहाँ पर मैंने बताया। सर्कुलर मोशन दो टाइप के मोशन होते हैं। सर्कुलर मोशन के डिपेंड मतलब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एंगुलर स्पीड एंड एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है, और एंगुलर जो वेलोसिटी होती है कैन चेंज, मतलब ये चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ऑल कैन चेंज, यहाँ पे ऑल चेंज हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नहीं होता इन कंडीशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑल चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पीड एंड एक्सीलरेशन कांस्टेंट होते हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो सकती है। आपको समझ में आया होगा, इतना लिखो, आपको 2 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। ओके, सर्कुलर मोशन जब ऐसा डिपेंड मतलब क्वेश्चन आ जाए क्या व्हाट इज मीन्ड बाय सर्कुलर मोशन एंड इट्स 2 टाइप्स। ओके, तो आपको ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल और ये 3 पॉइंट हमको लिखना है। 2 मार्क तो फिक्स पक्के। ओके, तो यहाँ पे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली क्या है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में 2 टाइप है। यहाँ पे 2 मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्कुलर मोशन की। तो पहला है एक्सीलरेशन मोशन, इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज एट एवरी इंस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज एट एवरी इंस्टेंट मैंने पहले ही बोला है। डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, तो वह यही कंसेप्ट यहाँ पर। जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी एट एवरी इंस्टेंट देन एक्सीलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेशन आल्सो चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ पे दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज पीरियोडिक इन मोशन। तो पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द मोशन। तो समझ लो, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन मैंने यहाँ पे सर्कुलर पैथ यहाँ पे बनाया है। अब देखो यहाँ पे जो प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स वो ऐसे एक प्लैनेट ऐसा रिवॉल्व होता, मतलब रिवॉल्व होता है। ओके, ऐसे रिवॉल्व होते हैं। दैट कंडीशन मतलब तब वो क्या करता है, उसका जो एक पैथ है ना वो रिपीट कर देता है, रिपीट उसी पैथ से वो रिपीट ट्रेवल हो जाता है। तो इसको ही कहते हैं पीरियोडिक इन मोशन, मतलब पार्टिकल रिपीट इट्स पैथ अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग मोशन। जब वो मोशन करते हैं तब वो उसका जो पैथ होता है वो रिपीट कर देते हैं अगेन एंड अगेन, इसको कहते हैं पीरियोडिक इन मोशन। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन डिनोट होता है, ऐसे डिनोट होता है ए और उसके बेस पर आर। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर सर्कुलर जो मोशन है वो ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। वो रेडियल एक्सेलरेशन के हेल्प से वो ऑकर होता है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है डिनोटेड बाय, या फिर ब्लैंक ही रखा है यहाँ पे ए और उसके बेस में आर, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूँ मैंने। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला होता है
रेडियल एक्सेलरेशन का जो वो होता है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर। आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, आगे काम आ जाएगा। ओके, तो हमको ये 3 पॉइंट रेडियल एक्सेलरेशन के ध्यान में रखने हैं। किससे डिनोट करता है, किसके ऊपर मतलब किसके हेल्प से वो रेडियल एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसके हेल्प से ऑकर होती है, और रेडियल एक्सेलरेशन डिनोट किससे होता है वो हमको याद रखना चाहिए, और उसका फॉर्मूला याद ये रखना चाहिए। ओके, ये ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे समझ में आ जाएगी, मतलब किधर किधर एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पे सपोज एक ये लो एक्सिस लो, ऐसा कुछ भी मान लो, एक स्टिक मान लो या फिर एक्सिस मान लो। ये हमको जो ये कंसेप्ट है ना डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये हमको किसके रूल से हमको समझ में आएगी, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हमको ये कंसेप्ट समझ में आएगी। तो कैसे देखते हैं, अब यहाँ पे मैंने अब एक हैंड दिया है, मतलब ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा एक हैंड मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे एक अंगूठा उसका थंब है। ओके, तो अब मैंने जो बोल रहा हूँ ना उसके ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे जो थंब होता है ना, थंब वो क्या शो करता है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन मतलब एंगुलर वेलोसिटी कहाँ कहाँ होती है, वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन शो करता है, ये थंब है ना, थंब के जहाँ पे डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। और यहाँ पे जो फोल्ड फिंगर्स यहाँ पे फोल्ड हुए हैं ना, यहाँ पे फिंगर जो फोल्ड हुए हैं ना, वो क्या शो करते हैं, रोटेशन ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का जो रोटेशन होता है वो किधर है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है। ये शो कौन करता है, ये थंब का जो फोल्डिंग होती है ना वो हमें शो कर देते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और यहाँ पे जो थंब का डायरेक्शन है ना, वो थंब का डायरेक्शन हमें क्या शो करता है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। जिधर भी हमारा थंब आ जाए वो समझ लो एंगुलर वेलोसिटी उस डायरेक्शन पे। ओके, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे उस डायरेक्शन पे एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे ये थंब का जो फोल्डिंग होती है ना, फिंगर्स की जो फोल्डिंग होती है वो क्या शो करता है, रोटेशन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, वो हमें थंब के मतलब थंब के फोल्डिंग से पता चलता है। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब एक कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आपको, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए क्या जाता है यार, दिमाग में फिट करके रखो ना। ये फैमिलियर तो है आप उससे, उस कंसेप्ट से, तो मैं वो बता देता हूँ। किसी भी बड़ी मशीन या फिर समझ लो एक ऐसा फैन है, समझ लो एक ऐसा फैन है, जब वो रोटेट होता है ना, मतलब जब कोई भी व्हेन फैन इज स्टार्ट ऑन एंड द अदर मशीन, देन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज अपवर्ड साइड। जब कोई भी बड़ा मशीन, जब कोई भी बड़ा मशीन होता है और या फिर सपोज फैन ही लो, जब स्टार्ट होता है ना तब उसका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन जो होता है ना वो ऊपर की साइड में होती है। समझ में आया क्या? और जब वो ऑन होता है तब ऊपर की साइड में होती है, और जब वो ऑफ होता है तो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड के साइड में होती है। समझ में आया क्या? ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपको समझ कर लेना है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे देखो रिलेशन फाइंड करना है हमको। रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला है एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में का जो रिलेशन, और एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में का रिलेशन। तो अब देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो इसके लिए भी एक ट्रिक है। यहाँ पे एंड के राइट साइड में जो लिखा है ना वो हमको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिख देने का। मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। एंड जो वर्ड है ना, ये एंड वर्ड है ना, उसके राइट साइड में जो लिखा हुआ है ना वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हमको लिख देने गए। यहाँ पे लिनियर वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं बी से, तो मैंने इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखा। और यहाँ पे एंड के पीछे वाला जो वर्ड है ना एंगुलर वेलोसिटी, वो हमें इक्वल टू के बाद में लिख देने का है। मतलब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। और यहाँ पे जो रिलेशन वर्ड बोला है ना, रिलेशन आया मतलब यहाँ पे रिलेशन आया मतलब हमें उस कंडीशन में आर को अटैच करना है।
तो मैंने किया यहाँ पे तो यही रिलेशन है क्या ये और ये सिमिलर है क्या? ऑफ कोर्स सिमिलर है ये। अब देखो सेकेंड कंडीशन सिमिलर टाइप एज कम्पेयर टू दिस, मतलब सिमिलर ही है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में का रिलेशन। अब एंगुलर वेलोसिटी एंड के आगे वाला जो है वो इक्वल टू के पहले लिखो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ बोला है ना, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन यहाँ पे बोला है, तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। ओके, और मैंने क्या बताया, एंड के बाद वाला जो होता है वो इक्वल टू के, ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के पहले लिख देने का, और एंड के जो पीछे वाला होता है वो इक्वल टू के बाद में लिख देने का। अपोजिट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय द ओमेगा, और यहाँ पे रिलेशन बोला है, तो मैंने यहाँ पे रिलेशन होने के कारण यहाँ पे आर को मैंने ज्वाइन किया। तो यहाँ पर ये और ये सेम है क्या, सिमिलर है क्या? आपको सिमिलर है। ये एक ट्रिक है, ऐसे तुम याद कर सकते हो और आप लर्न कर जाओ तो कभी ना कभी वो भूल जाओगे। लेकिन यहाँ पे ये ऐसे तुम्हें बोला जाए ना, ऐसा एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में का हमको रिलेशन फाइंड करना है, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि एंड के बाद वाला है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, और एंड के पहले वाला है वो इक्वल टू के राइट साइड में लिख देने का। और यहाँ पे रिलेशन होने के कारण यहाँ पे आर हमने अटैच किया। कितना सिंपल यार, बच्चा भी बता सकता है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, यहाँ पर अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका कंसेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है, 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में आपने ये कंसेप्ट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन मेरा बताना काम है, बुक में आया है तो मैं वो बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग सेंटर, इट इज डायरेक्टेड अलोंग टू द रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। इट इज डायरेक्टेड अलोंग, डायरेक्टेड कहाँ पे होता है, रेडियस के अलोंग, एक सेंटर के पास वो डायरेक्टेड होता है, अलोंग टू द रेडियस ऑफ सेंटर। मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, रेडियस के थ्रू, मतलब रेडियस के अलोंग सेंटर के पास तक होता है, मतलब सेंटर के मतलब टूवर्ड्स होता है, सेंटर के टूवर्ड्स होता है, ऐसा समझ लो। मतलब ऐसा ही कंसेप्ट है, लेकिन हमको समझ कर लेना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ समझ कर लो, समझ कर लो, समझ कर लो। और यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट है, अपोजिट कंसेप्ट। यहाँ पे सेंटर के टूवर्ड्स यहाँ पे मूव हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सेंटर के अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे सेंटर के अवे मूव हो रहा है। इतना ही है, सिर्फ यहाँ पे अपोजिट ये सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पे इट इज रियल फोर्स। रियल फोर्स मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, रियल फोर्स मतलब ए और यहाँ पे बी ऐसा मैंने लिखा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, दैट फोर्स इज नोन एज रियल फोर्स। और इसको ऑलरेडी हमने क्या बोला था, ट्रू फोर्स भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पे सूडो फोर्स को हम फॉल्स फोर्स कहते हैं। और एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट फोर्स। कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स, उसको कहते हैं फॉल्स फोर्स भी कहते हैं। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है mv²/r, mv²/r। ओके, नोट डाउन करके रखो। और ये जो नोट्स है वो थोड़े देर बाद में रब कर दूंगा, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं। मैं नोट्स की भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, एटलीस्ट 30 सेकंड की वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, तो डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। जो मून होता है वो अराउंड दी अर्थ रिवॉल्व होता है इन सर्कुलर ऑर्बिट में, जो रिवॉल्व होता है मून, वो एक एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स का। मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेंटर के टुवर्ड्स ही होता है, सेंटर के टुवर्ड्स उसका डायरेक्शन होता है। ओके, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, द बल्गिंग ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर एंड फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ। ये किसके वजह से होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। समझ में आया क्या? ये 4 पॉइंट हमको याद में रखने हैं। ये 4 पॉइंट आपको 2 मार्क्स आसान तरीके से देकर जाएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक पेज क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंसेप्ट बताना था सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का ये मुझे कंसेप्ट बताना था। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सपोज एक बॉय है, इसके हाथ में एक ऐसा उसने क्या रखा है, यहाँ पे स्टोन, एक रस्सी को यहाँ पे बांधकर वो ऐसे घुमा रहा है। ओके, ऐसे जब घुमा रहा है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सेंटर की तरफ ही होगा। और यहाँ पे ये समझ लो ये रस्सी है, और यहाँ पे इसने एक ऐसा पत्थर बांधा है, वो
एट दैट कंडीशन मतलब थोड़ी देर बाद यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो डायरेक्शन मतलब इसकी जो डायरेक्टेड होती है, मतलब स्ट्रिंग जो डायरेक्शन होती है उसकी रेडियस जो होती है ना वो सेंटर के टूवर्ड से होती है। मतलब यहाँ पर भी जाओ, यहाँ पर भी वो स्टोन गया तो उसका जो स्ट्रिंग होती है वो सेंटर की तरफ ही होती है, मतलब उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही है। रेडियस ये जो होती है रेडियस होती है, रेडियस मतलब यहाँ तक डिफरेंस मतलब सर्कल का आधा पार्ट होती है रेडियस, और पूरा होता है डायमीटर। बच्चों का खेल है, फिर से मुझे बताना पड़ता है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स इस कंसेप्ट को बोलते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये मैं अच्छी तरीके से बना देता हूँ। ऐसा बॉय है, ये बॉय है, उसके पैर, 2 पैर। तो चलो अब बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट एप्लीकेशन की ओर। एप्लीकेशन की ओर अब बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से एक एप्लीकेशन एग्जाम में 100% बोल रहा हूँ ना तो 100% पूछा जाएगा। ओके, तो आपको ये सारे कंसेप्ट आसान तरीके से समझ कर लेना है, और वो आसान भी समझे, मतलब आसान तरीके से वो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। सिर्फ तुम्हें मुझे फॉलो करना है, सिर्फ मुझे फॉलो करना है। मैं जैसे जैसे तुम्हें बता रहा हूँ ना वैसे तुम मुझे फॉलो करो। और मैंने हैंड रिटन नोट आपके स्क्रीन पर है, तो सारे एक अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखो। कहीं तो एक नोट्स प्रिपरेशन मतलब नोट्स एकदम प्रिपेयर करके रखो ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े किधर भी। अब देखो यहाँ पर एक व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पैथ, तो मैं उसका डायग्राम निकालता हूँ। यहाँ पे एक समझ लो ऐसा एक डब्बा है, डब्बा समझ लो ऐसा डब्बा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पैथ है। यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक कार है, समझ लो ऐसा एक व्हीकल, कौन सा भी एक व्हीकल लो, ट्रक लो, कार लो, एनीथिंग समथिंग। ओके, तो यहाँ पे एन तो मैं बाद में बताते हुए मैंने क्यों ऐसा लिखा mg, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे fs, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ये पूरे का डिस्टेंस r। अब देखो मैंने यहाँ पे एन इधर ही क्यों लिखा, mg इधर ही क्यों लिखा, और fs इधर ही क्यों लिखा, और सेंटर इधर ही क्यों लिखा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि n किधर लिख देने का, जिस डायरेक्शन में हेड, मतलब जिस डायरेक्शन में हेड होता है, मतलब हेड की जो डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पर जो व्हीकल में जो आदमी जो बैठा होगा उसका डायरेक्शन, हेड का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, मतलब ऐसा इधर हेड रहेगा ना। इधर हेड रहने के कारण जिधर हेड का डायरेक्शन होता है ना उधर हमको नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करनी है। यहाँ पे एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है नॉर्मल रिएक्शन मतलब एन। ओके, एफएस मतलब ये एक्टिंग किधर हो रहा है, डायरेक्टेड हो रहा है टुवर्ड द सेंटर की ओर डायरेक्टेड हो रहा है। अब पहले तो एन का बताता हूँ। यहाँ पे एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड वेयर डायरेक्शन ऑफ आवर हेड, डायरेक्शन ऑफ आवर हेड। ओके, जिधर भी हेड का डायरेक्शन होता है ना उधर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करनी है। समझ में आया क्या। अब जब जो वेट होता है ना, वेट इज इक्वल टू mg, ये हमारा फॉर्मूला है, पहले से हम उसे पढ़ते आए हैं, वेट इज इक्वल टू mg। तो mg एनी टाइम डाउनवर्ड ही होता है, मतलब सेंटर की, अर्थ के सेंटर की ओर ही अट्रैक्ट होता है, डायरेक्टेड होता है। ओके, हमको ये समझ कर लेना है। mg एनी टाइम मतलब हर वक्त वो हमको नीचे ही दिखाई नजर आएगा, मतलब नीचे ही दिखाई देगा, वो कभी भी ऐसा एन की जगह पर नहीं आएगा, क्योंकि mg जो होता है वो सेंटर के, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ ही डाउनवर्ड फोर्स ही है, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ ही वो डायरेक्टेड होता है। और यहाँ पे एफएस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, वो किधर जा रहा है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर मैंने जो कुछ भी आपको यहाँ पे बताया वो मैंने अब यहाँ पे लिखा है। फोर्स एक्टिंग ऑन कार, एक्टिंग ऑन कार मतलब ये व्हीकल के ऊपर जितने भी फोर्स अप्लाई हुए हैं, मतलब जितने भी फोर्स यहाँ पे एक्टिंग हुए हैं वो मैं अब तुम्हें यहाँ पे वर्डिंग के थ्रू यहाँ पे बताता हूँ। मैं यहाँ पे मुंह से ऐसा फटाफट बता दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से लिखा है। यहाँ पे कंसीडर हमको लिखना चाहिए, मैं भूल गया। कंसीडर फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार, वेट mg इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड। वर्टिकल मतलब ऐसा वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा सोया हुआ, और यहाँ पे खड़ा मतलब वर्टिकल। ओके, यहाँ पे वेट इज इक्वल टू mg, वर्टिकल एनी टाइम वर्टिकल ही डाउनवर्ड ही होता है,
डायरेक्टेड किधर होता है, डाउनवर्ड, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ। और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन मैंने क्या बताया, यहाँ पे वर्टिकल अपवर्ड है। नॉर्मल रिएक्शन मैंने वर्टिकल अपवर्ड क्यों बताया, क्योंकि जहाँ भी हेड का जो डायरेक्शन होता है वही हमारे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होती है। यहाँ पर हेड का डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे हेड का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर है, तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ही अप्लाई किया। ओके, यहाँ पे ऊपर ही अप्लाई किया। अब फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब एफएस, दैट इज नोन एज आल्सो नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस सेंटर। डायरेक्टेड किधर हो रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरो लगाया है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या है, यहाँ पे mg इज इक्वल टू एन, mg इज इक्वल टू एन, ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज मैंने उसका यहाँ पे रीजन भी लिखा है, यहाँ पे इसका रीजन भी यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे ये मैंने पूरा इसका रीजन लिखा है, बिकॉज mg एंड n आर इक्वल एंड अपोजिट। mg ये n है, कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो n है और यहाँ पे mg है। ओके, ये इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड वो सिमिलर है, सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, समझ में आया क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बिकॉज mg एंड n आर इक्वल एंड अपोजिट, बट उसका जो मैग्नेट होता है वो सेम होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे इक्वल में लिखा, यहाँ पे mg इज इक्वल टू n और उसको दिया फर्स्ट नंबर, यहाँ पे उसको दिया फर्स्ट नंबर। ओके, अब देखो यहाँ पे डेरिवेशन है, अच्छी तरीके से मैं सॉल्व करके यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे fs है और यहाँ पे इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या आपको बताया, यहाँ पे जो fs है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्टेड, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ डायरेक्शन उसका है। ओके, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और मैंने ऑलरेडी क्या आपको बताया, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके कंसेप्ट में क्या होता है, ऑल पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेंटर की तरफ मतलब डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ सर्कल, और सेंटर की मतलब डायरेक्टेड सेंटर की तरफ ही होते हैं। मतलब यहाँ पर भी ऐसा जो बॉय यहाँ पे खड़ा था तो उसका रेडियस था वो ऐसा, ये रेडियस है, यहाँ पे स्टोन बंधा हुआ था और यहाँ पे जो रेडियस की तरफ ही डायरेक्ट मतलब सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड हुआ है। तो यहाँ पे एफएस किधर डायरेक्शन है, उसका सेंटर की तरफ है और सेंटर की तरफ है, इसके लिए मैंने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लिखा। मैं कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे मैंने किया है रफ। ओके, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर मैंने लिखा। ओके, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर कैसे लिया। तो अब देखो सेंट्रीपिटल यहाँ पे फोर्स बोला है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ऑलरेडी आपको ये पता है। ओके, आप पहले से ये फॉर्मूला लर्न करते करते आए हो 12th तक। ओके, तो F इज इक्वल टू एम ए, एम हमको जैसा था वैसा ही लिख देने का है, और ए मतलब एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या मतलब याद रखने के लिए बोला था, ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, तो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। रिवाइंड करके वीडियो फिर से देखो, आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। यहाँ पे रेडियल एक्सीलरेशन का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, ऐसा मैंने लिखा था, ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे m जैसा था वैसा ही। ओके, तो यहाँ पे मैंने r सिर्फ आगे ले आता हूँ और ओमेगा स्क्वायर को बाद में लेकर जाता हूँ। ओके, m r और ओमेगा स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो कैसे, यहाँ पे मैं फिर से वो बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये रिलेशन बताया था, रिलेशन इन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में का जो रिलेशन था वो क्या आया था हमारा, v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो यहाँ पर से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, v जैसा था वैसा, यहाँ पे r क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई, v अपॉन r। और तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो मैंने यहाँ पे दोनों का भी स्क्वायर लिया, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके, आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो मैं कर देता हूँ रफ, अब थोड़ा कंसेप्ट बाकी है इसमें। ओके, अब देखो यहाँ पे सिर्फ कैंसिल आउट करना है हमको, सिर्फ कैंसिल आउट। ओके, तो यहाँ पे जो r है ये स्क्वायर है ना, तो उसमें का एक r कैंसिल हुआ, तो ऊपर क्या बचा, एम वी स्क्वायर बचा, और नीचे में का एक r कैंसिल होकर सिर्फ r बचा, एम वी स्क्वायर अपॉन r, एम वी स्क्वायर अपॉन r। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, ऑफकोर्स यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे फोर्स एफ एस मैंने
कॉपी करते हैं, एफ एस कॉपी करते हैं और इसको दिया मैंने सेकेंड नंबर। समझ में आया क्या मैंने क्या किया है? यहाँ पे ये आर ये इससे कट कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे एम यू स्क्वायर बचा और नीचे सिर्फ आर बचा। अब इक्वेशन 1 के ऊपर जाएंगे हम। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कहाँ पे है? इक्वेशन 1 यहाँ पे एम जी इज इक्वल टू एन, एम जी इज इक्वल टू एन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एम जी इज इक्वल टू एन, ये हमारा इक्वेशन है। अब यहाँ पे एन अपॉन जी कैसे आया? तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे फॉर्म इक्वेशन 1 से मैंने ये लेकर आया। तो अब कैसे देखो, एन अपॉन जी मैंने कैसे लेकर आया, तो मैंने ये एम की जगह पर लिखा, यही इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ना, यही मैंने यहाँ पर कॉपी किया है, सिर्फ मैंने एम की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। तो एम की वैल्यू मैंने किस इक्वेशन से लिए? फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिए। तो एम की वैल्यू यहाँ पर से निकालो, एम इज इक्वल टू एन जैसा था वैसा यहाँ पे ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आई? n अपॉन जी, और यहाँ पे यहाँ पे जो m था उसके बदले मैंने n अपॉन जी लिखा और v स्क्वायर अपॉन r जैसा था वैसा मैंने कॉपी किया। अब मैंने क्या किया, ये g था वो r के पास सिर्फ यहाँ पे भेज दिया और n जैसा था वैसा ही। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन होने के कारण यहाँ पे जो इक्वल टू के इधर जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा। यहाँ पे एफ एस अपॉन एन आ गया, यहाँ पे एफ एस अपॉन एन आ गया। समझ में आया क्या? यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एन को मुझे इक्वल टू के इस साइड भेजना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो उस साइड जाने के बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, डिवाइडेशन में जाएगा, तो एफ एस अपॉन एन और यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा वी स्क्वायर अपॉन आर जी और इसको दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखो यहाँ पे नाउ, यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमको सिर्फ याद रखनी है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, ओके। और बिकॉज यहाँ पे क्या है, एन इंक्रीज देन एफ एस ऑल्सो इंक्रीज, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा हमको जब सिंबल आता है ना तो क्या होता है, एन इंक्रीज हो गया, एफ एस इंक्रीज हो गया। समझ लो, अब देखो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जब ए इंक्रीज हो गया तो बी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही होगा इन एट दैट एन, मतलब जब कंडीशन होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। और जब ये डिक्रीज हो गया तो बी भी डिक्रीज हो जाएगा जब कंडीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जब कंडीशन हो जाती है तब जो ए इंक्रीज हो गया ना तो बी भी इंक्रीज हो जाएगा और ए डिक्रीज हो गया तो बी भी डिक्रीज हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मतलब रिलेटेड कंसेप्ट था, तो मैंने वो आपसे क्लियर किया, समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे मैं वर्ड में लिखा है, क्या वर्ड में लिखा है, एन इंक्रीज मतलब ऐसा मैंने ऊपर वाला बान लिखा है, मतलब बान मतलब एरो लगाया है। यहाँ पे एन इंक्रीज देन एफ एस ऑल्सो इंक्रीज, ओके। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। जब ऐसा होता है तब a इज इक्वल टू के भी मैं लिख सकता हूँ क्या, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे k जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ओके, वो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओके। तो अब मैंने यहाँ पर जैसा था वैसा ही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया एफ एस, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मैंने घलवा दिया और यहाँ पे उसके इक्वल टू और यहाँ पे n जैसा था वैसा ही, और सिर्फ यहाँ पे म्यू एस मैंने अटैच किया। और म्यू एस क्या है, म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शन, फोर्स या फिर फ्रिक्शन, आप दोनों भी वर्ड यूज कर सकते हो। नाउ एट मैक्सिमम स्पीड, अब मैक्सिमम स्पीड, जब मैक्सिमम स्पीड हो जाए तब क्या उसकी कंडीशन आती है, एफ एस मैक्स। मैंने यही इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पे सिर्फ मैंने अब मैक्सिमम कंडीशन के लिए बोला ना, तो यहाँ पर मैंने मैक्स मतलब मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम वर्ड मैंने सिर्फ मैक्स से रिप्रेजेंट किया, मतलब शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया है। यहाँ पे एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन, यहाँ पे म्यू एस एन ये जैसा था वैसा ही मैंने यहाँ पे कॉपी किया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अब, तो मैंने ये जैसा था वैसा ही मैंने यहाँ पर भी कॉपी किया, ओके, म्यू एस एन। तो अब देखो यहाँ पर का जो एन है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के इस साइड जाने के बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ पर गया डिनोमिनेटर में एफ एस मैक्स जैसा था वैसा ही अपॉन एन, ओके, और यहाँ पे म्यू एच जैसा था मैंने वैसा ही रखा, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 की ओर जाओ। इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एफ एस अपॉन एन, यहाँ पे रब कर देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये भी रब होगा, OMG। अब देखो यहाँ पे
एफ एस अपॉन एन, ये एन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा। ओके, तो ये एस अपॉन एन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आई थी हमारी वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे इस जगह पर एफ एस अपॉन एन ही है यहाँ पर भी। ओके, तो हमने वो की यहाँ पे पुट वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर था ना, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये वैल्यू कौन सी थी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, ये वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। लेकिन अब यहाँ पे मैं मैक्सिमम कंडीशन के लिए देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे मैक्स भी अटैच किया, एफ एस के पास जैसा मैक्स था तो मैंने मैक्सिमम यहाँ पर भी अटैच किया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी ऑन मैक्स। ओके, वी और जो म्यू एस जैसा था मैंने वैसा ही रखा, और यहाँ पे मैंने वी स्क्वायर अपॉन आर जी किस इक्वेशन से लाया, फ्रॉम इक्वेशन 3 नंबर। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर जो वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर जैसा था वैसा ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ अब थोड़ा सा पोर्शन, वी स्क्वायर जैसा था वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे म्यू एस जैसा था वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आर जी है ना, आर जी यहाँ पे डिवाइडेशन में है तो इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो आर जी मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा ही मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। ओके, लिखा है क्या, अब मुझे ये स्क्वायर को हटा देना है, मुझे स्क्वायर को हटा देना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट किया, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट होने के बाद यहाँ पे सिर्फ वी मैक्स बचा, और यहाँ पे ये अंडर रूट में गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में म्यू एस आर जी। और ये हमारा फाइनल आंसर है इस एप्लीकेशन का। कौन सा एप्लीकेशन था ये, ये एप्लीकेशन कौन सा था, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पैथ। ये हमारा कौन सा एप्लीकेशन था, फर्स्ट एप्लीकेशन था व्हीकल अलोंग सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पैथ। तो उसका हमारा जो फाइनल डेरिवेशन का आंसर आया है वो आया है हमारा आंसर वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में म्यू एस आर जी। तो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। तो अब मैं लेता हूं नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन, वेल और वॉल ऑफ डेथ, तो वो मैं अब लेता हूं। ओके, तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे वेल और वॉल ऑफ डेथ। वेल और वॉल ऑफ डेथ मतलब मौत का कुआं, मौत का कुआं। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो डोंट वरी, यहाँ पे मौत का कुआं, वेल और वॉल ऑफ डेथ को हम मौत का कुआं भी कह सकते हैं और वही उसका वर्ड है मराठी में, हिंदी में। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार। अब देखो यहाँ पे वेट एमजी यहाँ पे मैंने हर टाइम मैंने क्या बोला है, वेट एमजी डाउनवर्ड ही आएगा क्योंकि वो सेंटर के पास अट्रैक्ट होता है, डायरेक्टेड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे वेट एमजी क्या लिखा, वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन मतलब एन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स दी सेंटर, सेंटर की तरफ। यहाँ पे सेंटर वर्ड मेरा कॉपी नहीं हुआ है तो प्लीज ये करेक्शन कर लो, सेंटर यहाँ पे अटैच कर लो वर्ड। ओके, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स दी सेंटर। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, अब देखो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पिछला जो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, पिछला जो एप्लीकेशन लिया था, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड में था, अब क्या था, हॉरिजॉन्टली है, अब हॉरिजॉन्टली है। यहाँ पे देखो, अब देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स दी सेंटर यहाँ पे वर्ड कॉपी नहीं हुआ तो प्लीज वो करेक्शन कर लो, हॉरिजॉन्टली है। अब पिछले वाले एप्लीकेशन में क्या था, अपवर्ड में था। तो अब इसका कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है, कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे मैं ये रब कर देता हूं। जब हम मौत का कुएं में ऐसे गाड़ी चलाते हैं, ऐसे मेरा कर्सर पर ध्यान दो, ऐसे, ये सर्कुलर पैथ है, मतलब पैथ है वो जो लोग थे ना, मतलब लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए, तो उसका यहाँ पे हेड का डायरेक्शन किधर होता है, यहाँ पर हेड का डायरेक्शन इधर होता है, इस साइड पर हेड का डायरेक्शन होता है। मतलब मैंने ऑलरेडी क्या बोला था, जिधर हेड का डायरेक्शन होता है वही उधर ही हमको क्या अप्लाई करना पड़ता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो जब वो लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, इस वॉल ऑफ डेथ में जब वो लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसके हेड का डायरेक्शन के साथ हॉरिजॉन्टली हो जाता है, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसा, इस तरफ उसका हेड का डायरेक्शन होता है। तो मैंने यहाँ पे उसी तरफ मैंने नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया।
जिधर हेड का डायरेक्शन होता है वही हमको नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करना है, उधर ही हमको नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, तो आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से दिमाग में फिट करके रखना है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लगाया टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे सेंटर वर्ड कॉपी नहीं हुआ। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ, यहाँ पे एफएस जो था वो अपोजिट किसके अपोजिट है, एमजी के अपोजिट है और वर्टिकली अपवर्ड की तरफ है। ओके, अब देखो यहाँ पे एफएस मैंने क्या लिखा, वर्टिकली अपवर्ड बिटवीन दी वॉल एंड टायर, बिटवीन दी वॉल एंड टायर। मैंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे जो एफएस ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पर जो टायर था, मतलब जो व्हीकल वो लोग चलाते हैं उसका जो टायर होता है वो यहाँ पर, और ये वॉल है, वॉल मतलब ये कुएं की जो वॉल है ना वो ये वॉल है, ओके। और इस वॉल और ये जो टायर है उसके बीच में का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो जाता है ना उसको कहते हैं हम एफएस। एफएस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। अब नाउ फ्रिक्शनल फोर्स प्रिवेंट क्या करता है, डाउनवर्ड स्लिपिंग। फ्रिक्शनल फोर्स प्रिवेंट क्या करता है, डाउनवर्ड स्लिपिंग। मतलब ये जो फ्रिक्शन होता है यहाँ पर, इधर जो फ्रिक्शन होता है ना वो क्या प्रिवेंट करता है, वो प्रिवेंट करता है जो मतलब जो हमारी व्हीकल है वो नीचे गिरने से उसको प्रिवेंट करना है, डाउनवर्ड स्लिपिंग। डाउनवर्ड स्लिपिंग मतलब नीचे वो गिरने से उसे बचाता है, ओके। उसका किसका काम होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का, ओके। तो अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड स्लिपिंग को प्रिवेंट करता है। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एमजी। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एमजी। मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगी ना, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी। तो एफएस इज इक्वल टू एमजी हम लिख सकते हैं क्या, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एफएस इज इक्वल टू एमजी और इसको लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अब देखो यहाँ पे अल्सो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अल्सो एन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे n जो है नॉर्मल रिएक्शन किधर है, टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स दी सेंटर की तरफ है, ओके। सेंटर यहाँ पे वर्ड कॉपी नहीं हुआ, प्लीज करेक्शन करके लो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेंटर की तरफ है और जो चीजें सेंटर की तरफ होती है उसके लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स यूज कर सकते हैं और करते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया, सेंट्रीपिटल फोर्स यूज किया और सेंट्रीपिटल का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन ये कैसा आया, mv²/r, यहाँ पे अपॉन r है, ओके। mv²/r मैंने यहाँ पे कैसा लाया, तो पिछले वाले एप्लीकेशन में मैंने अच्छी तरीके से बताया, तो यहाँ पर तक ये इधर तक आपको समझ में आया होगा। तो n मैंने यहाँ पे ऐसा का वैसा कॉपी किया इधर तक, ओके। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब देखो नाउ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यूएसएल। मतलब जब फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जो होता है ना, वॉल और टायर के बीच में का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वॉल, ये जो वॉल है, ये जो वॉल और ये इधर का जो टायर है, इधर का जो टायर है, उसके बीच में का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेस होना चाहिए, तभी वो जो व्हीकल है वो सेफली इस सर्कुलर पैथ में मूव होगी, मतलब रिवॉल्व होगी। अब जब फ्रिक्शनल इसके पास जो ज्यादा हो जाता है तब वो व्हीकल चल ही नहीं पाएगी, वो इधर ही टपक जाएगी, मतलब गिर जाएगा वो बंदा, वो जो व्हीकल चला रहा होता है ना वो गिर जाएगा। तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज लेस देन लेने का इस कंडीशन में, ये कंडीशन से आपको तो ध्यान में रखनी पड़ेगी, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यूएसएन। म्यूएसएन के इक्वल हमको ये कंडीशन लेनी चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यूएसएन। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स जिधर ऐसा, मतलब जिधर जो 2 डॉट होते हैं वो बड़ा वाला और जिधर सिंगल मतलब कोना होता है ना वो छोटा वाला। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मैंने क्या बताया, ऑलवेज लेस देन, तो ये मैंने लेस देन और इक्वल टू भी बोला है, तो इक्वल टू के लिए मैंने यहाँ पे इसके नीचे ऐसा एक साइन लगाया, थोड़ा एरो लगाया, मतलब थोड़ी डैश लगाई, ओके। और यहाँ पे म्यूएसएन इक्वल टू म्यूएसएन बोला है, तो यहाँ पे मैंने म्यूएसएन जैसा था वैसा ही कॉपी किया। अब देखो यहाँ पे मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 के तरफ जाते हैं। यहाँ पे एफएस, अब देखो एफएस और एन की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 और 2 से मिल सकती है, तो मैं वो वैल्यू तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे एन की वैल्यू है। एन की वैल्यू क्या है, mv²/r। तो मैंने यहाँ पे mv²/r एन की जगह पर लिखा, mv²/r लिखा ना, अभी म्यूएसएन जैसा था वैसा ही रखा, एन की जगह पर mv²/r लिखा, ओके। और एफएस की जगह पर मैं mg लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे है, यहाँ पे एफएस इज इक्वल टू mg है, तो mg की वैल्यू एफएस
से रिलेटेड मतलब सेम ही है। मैं fs की जगह पर mg लिख सकता हूँ क्या, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, fs की जगह पर mg लिखा और n की जगह पर mv²/r लिखा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से मैंने ये n की और fs की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब देखो यहाँ पर का जो m है और यहाँ पर का जो m है वो गेट कैंसल, वो कैंसल होते हैं। ओके वो मैंने किया कैंसल। तो यहाँ पर क्या बचा, g बचा सिर्फ g लेस देन और इक्वल टू n के जगह पर मैंने mv²/r लिखा ना। तो यहाँ पर m जो कैंसिल हुआ तो यहाँ पर सिर्फ बचा v²/r, तो मैंने μs v²/r लिखा। अब देखो ये जो r है वो इस इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू के इस साइड जाएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में था तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पर क्या है इक्वल लेस देन और इक्वल टू μs v² बचा। तो मैंने यहाँ पर μs v² जैसा था वैसा ही यहाँ पे कॉपी किया। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे कुछ नहीं साइन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे इसको μs जो है ना, ये μs जो है ना, μs को मुझे इस साइड लेना है। तो मैं अब देखता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ rg, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो डिनोमिनेटर में जाएगा μs। ओके सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा v²। तो यहाँ पर मैंने वैसा का वैसा यहाँ पर और ये सेम मतलब मैच हो रहेगा, ऑफकोर्स मैच हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने जैसा किया ये सिर्फ μs था उस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे μs आ गया और यहाँ पे v² जैसा था वैसा ही। दैट इज मतलब इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम, सिर्फ मैंने यहाँ पर जो साइन था वो इन्वर्टेड किया मतलब उसको रोटेट किया। तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट किया, मुझे ये स्क्वायर हटाना था इसलिए मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट किया। तो यहाँ पे v और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, लेस देन लिखा था ना, तो लेस देन के लिए मैंने यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज किया और यहाँ पे v मिनिमम यहाँ पे वर्ड यूज किया और यहाँ पे जैसा था वैसा ही। और यहाँ पे जो इसका स्क्वायर रूट हटकर इधर रूट आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इधर रूट किया। तो यहाँ पे v² इज लेस देन और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg/μs। ओके तो ये मुझको स्क्वायर हटाना है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया और यहाँ पे इधर रूट आ गया और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर और ये हमारा है फाइनल आंसर। तो देखा गाइस कितना सिंपल है, कितना सिंपल। मैंने यहाँ पे दो एप्लीकेशन आपसे शेयर किए एकदम आसान तरीके से और इसके नोट्स मैं कल अपलोड करूंगा अच्छे तरीके से। एटलीस्ट 30 सेकंड की वो वीडियो होगी, शॉर्ट वीडियो। तो प्लीज मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूंगा तब उसकी हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। यही मेरी एक इच्छा है और आप अभी से स्टडी स्टार्ट करना चालू करो, क्योंकि मैंने मैथ्स का थोड़ा लेकर आने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी लेकर आने वाला हूँ सेशन। तो प्लीज मेरे चैनल पर बने रहो और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कहीं भी डाउट हो जाए तो Mayur_Dalvi_1330 पर मुझे इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, मुझे इस पर मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो। ओके डिसलाइक कर दो, वो आपके ऊपर है। और मेरा ये चैनल है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलेगा। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2। ये मैंने पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने कंप्लीट किया, तो पार्ट नंबर 2 की तरफ अब बढ़ते हैं। और एटलीस्ट 3 पार्ट में मैं पूरा लेसन खत्म करने वाला हूँ, ट्राई करूंगा खत्म करने का। तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की ओर। तब तक के लिए बाय, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।